So students, we are continuing in solid state chapter. Okay. Now the next topic is relationship between the nearest neighbor distance d, edge length a, and radius of atom r. ठीक. सबसे पहले नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होता है? नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस का मतलब है कि किसी एटम के सबसे नियरेस्ट वाला जो नेबर वाला एटम है, इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड एज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस. इन दोनों के सेंटर्स में जितना डिस्टेंस होगा उसको नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बोलते हैं. और इस डिस्टेंस को हमने एक ही टर्म में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि अदरवाइज अगर देखा जाए जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है, अगर सॉलिड में आपस में सफेयर टच हुए पड़े हैं, वो तो हमेशा 2r ही आएगा, r प्लस r 2r ही आएगा. चाहे वो आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो, चाहे आपका एफसीसी हो, चाहे आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल हो, तो सभी में वैसे तो नियरेस्ट नेबर 2r ही आएगा डिस्टेंस, अगर r के टर्म में निकालना हो, वेयर r इज द रेडियस ऑफ एटम जिसकी हम बात कर रहे हैं दोनों के बीच में डिस्टेंस की. ओके, क्लियर. बट अगर एक ही टर्म में देखें, उसके टर्म में एक्सप्रेशन डिफरेंट डिफरेंट बनेगा. कैसे? तो सबसे पहले, अब जैसे यहाँ पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपने नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालना है, और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को मैं डी से डेजिग्नेट किया हुआ मैंने, स्मॉल डी से. तो वो कितना आएगा? ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ना. तो ये निकालना है, ए बी लेंथ निकालनी है आपने. और ये ए बी लेंथ किसके इक्वल है? अगर मैं ए बी लेंथ की बात करूं, वो किसके इक्वल है? एज लेंथ के इक्वल है ना. तो इट मींस यहाँ पे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ए. तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में डी इज इक्वल टू ए होता है. ओके, क्लियर. और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ए इक्वल टू 2r भी होता है. ए इक्वल टू 2 था आर था ना, जब हमने इसका डेरिवेशन भी किया था इसकी जो एफिशिएंसी के लिए. हमें पता है यहाँ पे जो एज लेंथ है, ये जो ए है, दिस कम्स इक्वल टू r प्लस r, दैट इज 2r. तो ये 2r के इक्वल आती है. ठीक. तो यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन आप बोल सकते हो कि d इक्वल टू 2r होता है इन केस ऑफ सिंपल यूनिट सेल. ओके, वो d इक्वल टू 2r ही आएगा हमेशा, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, क्योंकि दो एटम्स के बीच में जो नियरेस्ट नेबर होंगे वो वही होंगे जो आपस में टच कर रहे होंगे, अगर वो ट्रू सॉलिड है जिसके आपस में सफेयर जो है वो आपस में टच हो रखे हैं. ओके, वो बात अलग है कि इन टर्म ऑफ ए जो डी का एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी डिफरेंट. सिंपल के लिए डी इज इक्वल टू ए आ रहा है ना. फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो डी और ए का, जो डी और नियरेस्ट नेबर का, सॉरी यहाँ पे डी क्या है? नियरेस्ट नेबर. जो नियरेस्ट नेबर और ए का रिलेशन है दैट विल बी डिफरेंट. कैसे? अब मैं अगर मैं एफसीसी के केस में बात करूं, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगा? इसके बीच में और इसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट विल बी द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस. मतलब हमने ए ई डिस्टेंस निकालना है. क्योंकि अगर रियलिटी में बात करूं मैं इस फेस की, तो ये फेस कैसा दिखता होता है? हमने बात की थी ना एफसीसी में, ये जो टॉप वाला फेस है वो ऐसे दिखता है. ठीक. ये रहा आपका ए, ये रहा आपके पास ई, और ये रहा आपका सी. तो हमने ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ए और ई का डिस्टेंस निकालना है. ओके, क्लियर. एंड दिस विल बी आर एंड आर, दैट इज इक्वल टू 2r. वो तो डी तो हमेशा 2r के बराबर ही आएगा अगर r के टर्म में देखना है. डी यहाँ पे क्या है? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस. ओके, बट ये डी की वैल्यू ए के टर्म में कितनी होगी? ठीक. ये पूरी लेंथ कितनी होती है? हमने निकाला हुआ इसके लिए एक्सप्रेशन. कितनी होती है ये पूरी लेंथ? अंडर रूट 2a. बॉडी डायगोनल की वैल्यू जो होती है वो एज लेंथ के टर्म में कितनी होती है? अंडर रूट 2a होती है ना. हमें पता है जो ए सी बी है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो होगा क्या? ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ओके, तो ए सी की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. और ए बी की वैल्यू भी ए है और बी सी की वैल्यू भी ए है, तो होगा क्या आपके पास? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर. तो ए सी की वैल्यू कितनी आती थी याद है? अंडर रूट 2a. ठीक. तो ये जो ए सी डिस्टेंस है ये कितना है? अंडर रूट 2a. बट आपने निकालना क्या है? ए ई डिस्टेंस. ये ए ई डिस्टेंस क्या होगा? ए ई डिस्टेंस विल बी हाफ ऑफ ए सी. और ए सी डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? अभी मैंने बताया आपको कितना, रूट 2a. क्योंकि हमने इन टर्म ऑफ ए वैल्यू निकालनी है ना डी की. ठीक. तो ए ई डिस्टेंस कितना आएगा? ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, और ए सी की वैल्यू अंडर रूट 2a है, ये हमें पता है, इसलिए इसका डेरिवेशन मैंने यहाँ पे नहीं किया हुआ. एफिशिएंसी के केस में हमने ये सारे रिलेशन ड्राइव किए हुए हैं कि बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है, फेस डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है. ये आपका फेस डायगोनल है,
तो यहाँ पे अंडर रूट 2a आ गया, अंडर रूट 2a डिवाइड बाय 2 ये बन गया, ए ई कम्स आउट टू बी a बाय रूट 2। ये आपके पास ए ई का एक्सप्रेशन आ गया। और जो ए ई है इसकी वैल्यू कितनी पुट कर दी आपने, ए ई है क्या, डी था ना, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो इसमें डी और ए का रिलेशन क्या होता है, डी इज इक्वल टू ए बाय रूट 2। ठीक, ये तो वैसे एक्सप्रेशन आपको जैसे ये दे रखे हैं, इनको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, ये ऑन दी स्पॉट भी ड्राइव कर सकते हो आप, एग्जाम में ऑन दी स्पॉट भी ड्राइव हो सकते हैं ये। ओके, वैसे ही बॉडी सेंटर के केस में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगा, ए और एफ के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस निकालना है, या आप ऐसे बोलो सी और एफ का डिस्टेंस, क्योंकि एक्चुअल में बॉडी सेंटर की शेप कैसी होती है, बॉडी सेंटर में 4 ऊपर होते हैं, एक ये बीच वाला होता है, ठीक, 3D में, और ऐसे ही एक लेयर नीचे बनी होती है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। और ये कितना होगा, अगर आर के टर्म में देखें वो तो 2r ही आएगा हमेशा। ओके, क्लियर। बट वैसे कितना होता है, ये सी एफ लेंथ कितनी होगी, बॉडी डायगोनल जितना भी होता है उसका हाफ। और बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है, सी डी की वैल्यू कितनी होती है, ठीक, सी डी की वैल्यू होगी अंडर रूट 3a। हमने निकाला हुआ बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3a होती है ना। ओके, सी, ये जो सी डी है इसकी वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3a। ओके, तो उसका हाफ मतलब डिवाइड बाय 2 कर दो, अंडर रूट 3a बाय 2 कितना बन गया आपके पास, ये बन गया अंडर रूट 3a बाय 2। तो यही डी है, सी एफ की वैल्यू कितनी आ गई, सी एफ की वैल्यू को डी बोलना था ना हमने, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 3a बाय 2। ठीक, दैट्स इट। तो इट मींस अब आपके पास अगर हम इसको सम अप करें तो क्या बनता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज इक्वल टू एज लेंथ, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज इक्वल टू a बाय रूट 2। ओके, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में d इज इक्वल टू अंडर रूट 3a बाय 2। दैट्स इट, ये आपकी ओवरऑल कंक्लूजन निकली है। ठीक, और ये हमने टॉपिक क्यों किया, क्योंकि नियरेस्ट नेबर वाले क्वेश्चन आते होते हैं। ओके, अभी जैसे एक आधा न्यूमेरिकल भी मैं अभी आपको करवाऊंगा इसका। ठीक, नाउ दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर 1, xenon crystallizes in the FCC lattice, FCC मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, एंड द एज ऑफ द यूनिट सेल इज 620 पिकोमीटर। एज मतलब ए की वैल्यू 620 पिकोमीटर दे रखी है, और जो जीनन है वो एफसीसी यूनिट सेल बना रही है। एफसीसी कैसा होता है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, ये आपका बन गया क्यूब। एफसीसी के केस में क्या होता है, एजिस पे होते हैं एटम, और साथ में हर एक फेस के सेंटर पे, हर एक फेस के सेंटर पे लाइक दिस। ओके, देयर, ये आपका एफसीसी है। व्हाट इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ जीनन एटम, आपने आर की वैल्यू निकालनी है और आपने डी की वैल्यू निकालनी है। ओके, क्लियर। अगर मैं डेरिवेशन में ना जाऊं, ठीक है, डेरिवेशन में ना जाऊं, फिर तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लूंगा। इसमें डी और ए का रिलेशन क्या था, डी इज इक्वल टू ए बाय रूट 2। ठीक है, ये जो बॉडी डायगोनल है जैसे ए और बी, ये बॉडी डायगोनल है, तो इसका जो हाफ है दैट इज ए सी, विच इज हाफ ऑफ ए बी। ए सी की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो ए सी की वैल्यू कितनी होगी, डी की वैल्यू कितनी होगी, ए बाय रूट 2। ओके, ये आपके पास वैल्यू है बस। और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 620 पिकोमीटर, तो 620 पिकोमीटर डिवाइड बाय रूट 2, ये बन जाएगा कितना, 31 इंटू रूट 2, तो ये बन जाएगा 310 इंटू रूट 2 पिकोमीटर। रूट 2 की वैल्यू पुट करके आप इसका एग्जैक्ट आंसर भी सॉल्व कर सकते हो। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस की वैल्यू ये आ गई। और आर की वैल्यू क्या होगी, आर क्या होता है, जैसे मैंने अभी बोला कि डी इज इक्वल टू 2 और ऑलवेज, क्योंकि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का मतलब क्या है, दो एटम जो आपस में टच हो रखे हैं उनके बीच का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमने डी निकाल लिया। और वैसे ये डी कितना होता है, आर प्लस आर, दैट इज इक्वल टू 2r, तो इट मींस डी इज इक्वल टू 2r। ठीक, तो डी की वैल्यू कितनी है, 310 रूट 2 इज इक्वल टू 2r। तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ गई, 310 इंटू रूट 2 बाय 2। तो दिस कम्स आउट टू बी आर 310 बाय रूट 2, क्योंकि 2 डिवाइड बाय रूट 2 हो जाएगा ना एक तरह से। तो ये वैल्यू आपने सॉल्व कर लेनी है, दैट विल बी योर आंसर ऑफ आर। आर जो है वो पिकोमीटर में उतना आंसर आ जाएगा आपके पास इसको सॉल्व करके। ठीक है, आर की आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो ना, अकॉर्डिंगली सॉल्व हो जाएगा फिर। तो वो आपका आर की वैल्यू आ गई, बस इतना ही सा काम था, ये था आपका ये क्वेश्चन।
नाउ द सेकंड क्वेश्चन, सीजियम क्लोराइड हैज बीसीसी अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट देख रखा है सीजियम क्लोराइड का, एंड इट्स यूनिट सेल एज लेंथ इज 400 पिकोमीटर, और ये जो एज लेंथ है ये कितनी दे रखी है, 400 पिकोमीटर। ओके, कैलकुलेट द इंटर आयनिक डिस्टेंस इन द सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड के केस में ये जो सीजियम का साइज और जो क्लोराइड का साइज है वो सेम नहीं है, और एक्चुअल में ये जो बॉडी डायगोनल है, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, ये कैसा है, ये आपका क्लोराइड, ये बीच में आपका सीजियम, ओके, उसके बाद ये फिर क्लोराइड, ओके। तो आपने ये डिस्टेंस निकालना है, एक्चुअल में आपने ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ही निकालना है, डी, ठीक है। और बीसीसी के केस में डी का एक्सप्रेशन क्या था, डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल, ओके। और बॉडी डायगोनल क्या है इसमें, एई, और एई की वैल्यू कितनी होती है, बॉडी डायगोनल की वैल्यू होती है √3a, ओके। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 इंटू √3a। तो बस ए की वैल्यू पुट करनी है, एज लेंथ की वैल्यू दे रखी है कितनी, 400 पिकोमीटर, तो डी कम्स आउट टू बी 1/2 इंटू √3 इंटू ए कितना है 400, तो ये वैल्यू सॉल्व करिए आपने, 200 √3 इंटू 200, दिस कम्स आउट टू बी दिस मच पिकोमीटर। अगर आपने फर्दर सॉल्व करना है, √3 की वैल्यू 1.732 इंटू 200, तो इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर बन रहा है वो निकाल लो। आपने ये डी निकाल लिया, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, और सीजियम क्लोराइड, सीजियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच का डिस्टेंस ये है ना, इट इज कॉल्ड एज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, यही है आपके पास नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, दैट्स इट, यही निकल गया आपको, ठीक है। एंड दिस इज इंटर आयोनिक डिस्टेंस, दैट्स इट, हो गया सॉल्व। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आपके दिमाग में घुसना चाहिए, ये 3D इमेजिनेशन आपके दिमाग में पढ़नी चाहिए कि बीसीसी कैसा होता है, एफसीसी कैसा होता है, सिंपल कैसा होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल की डेंसिटी कितनी होती है, वो कैसे निकलती है, उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है हमने, उसके बाद उसी फॉर्मूला के क्वेश्चंस करने हैं। पहले फॉर्मूला, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, ओके। तो मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस यूनिट सेल विल बी गिव यू द डेंसिटी ऑफ दिस यूनिट सेल, ओके। एंड व्हाट इज द मास ऑफ दिस यूनिट सेल, इसमें जितने भी एटम होंगे उनका मास, ठीक। तो इट मींस z इनटू मास ऑफ वन एटम। z यहाँ पे क्या है, आपको पता है एफसीसी के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं एक यूनिट सेल में, वो होते हैं 4। बीसीसी के लिए कितने एटम होते हैं 2। सिंपल के लिए कितने होते हैं 1। तो z ये की वैल्यू ये होती है। z यहाँ पे क्या डेजिग्नेट कर रहा है, नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। मास ऑफ वन एटम जिससे वो यूनिट सेल बना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक। इस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, गॉट इट। और आपके पास मास ऑफ वन एटम कैसे निकलेगा, वो आपको पता ही है, उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ओके। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा, ये क्यूबिक है तो इसकी एज लेंथ अगर ए है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब। तो आपके पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, z इंटू एम बाई एन नॉट डिवाइडेड बाई ए क्यूब, ओके। तो बस इसको सॉल्व करो, आपके पास ये बन गया डेंसिटी का फॉर्मूला, दिस इज द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ऐसे निकलती है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। बट जनरली आपको जो ए है वो पिकोमीटर में गिवन होता है, ठीक है। ए इज गिवन इन दी पिकोमीटर, ए जो है वो आपका पिकोमीटर में अगर होगा, इन पिकोमीटर, तो आपको क्या करना है, अगर आपने डेंसिटी निकालनी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपको ये रिलेशन पुट करना पड़ेगा, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ये आपने रिलेशन पुट कर देना है, ओके। तब आपको जो ए की वैल्यू है दैट शुड बी पुटेड इन दी सेंटीमीटर, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका डेंसिटी जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आए, ठीक। तो आपको यहाँ पे ए सेंटीमीटर में पुट करना है, वहां गलती से पिकोमीटर में नहीं पुट कर देना, अगर आप पिकोमीटर में ही वैल्यू पुट कर देते हो तो डेंसिटी आएगी ग्राम पर पिकोमीटर क्यूब में आएगी, पिकोमीटर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ लेंथ, ओके। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा हुआ है कन्वर्ट ए इन सेंटीमीटर्स टू कैलकुलेट डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर आपने किलोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालनी है डेंसिटी, तो 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये रिलेशन होता है, तो ये वाला रिलेशन यूज कर लेना, ओके। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी निकाल के
आप फिर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में डेंसिटी निकालने के लिए ये वाला रिलेशन यूज कर लेना। ओके, सो दैट्स इट। ये वाला फॉर्मूला याद रह जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू मोलर मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू एन नॉट। और ए क्यूब की वैल्यू शुड बी पुटेड इन द सेंटीमीटर, नॉट इन द पिकोमीटर। सो ये आपके पास है आपका कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। अब आपके पास अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। ओके, न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल नंबर 1, सिल्वर फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैकिंग लैटिस। ठीक है, सिल्वर क्यूबिक क्लोज पैकिंग लैटिस बना रहा है। ओके, एंड एक्स-रे studies of its crystal show that the edge length of its unit cell will be this। एज लेंथ की वैल्यू दे रखी है 408.6 पिकोमीटर। ओके, और उसके बाद ये दे रखा है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। हमने क्या पढ़ा था, क्यूबिक क्लोज पैकिंग को ही एफसीसी बोलते हैं, है ना, याद आया, रिमेंबर? ये वाली चीज भूल गए तो भूल तो नहीं गए? तो ये एफसीसी दे रखा है। अब आप हो सकता है आपके दिमाग में आए यहाँ पे ये कौन सा है यूनिट सेल जो बना रहा है, तो ये एफसीसी है। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सिल्वर, आपने डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालने का मतलब डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालनी है, क्योंकि यूनिट सेल से जुड़ जुड़ के ही तो वो पूरा का पूरा क्रिस्टल बना है। तो उस पूरे क्रिस्टल की डेंसिटी भी तो वही होगी जो उस पर्टिकुलर यूनिट सेल की डेंसिटी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, जेड इंटू एम बाय ए क्यूब इंटू एन नॉट, या एन ए पुट कर दो। ठीक है, तो जेड की वैल्यू कितनी है, 4। एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू 4 होती है ना, फॉर एफसीसी z इक्वल टू 4। ओके, गॉट इट। m इज द मोलर मास ऑफ सिल्वर। कितना होता है मोलर मास ऑफ सिल्वर, 107.9 u। मोलर मास लेना है, ये तो मॉलिक्यूलर, ये उसका एटॉमिक मास है, एक एटम का मास। हमें ग्राम एटॉमिक मास लेना है जिसको हम मोलर मास बोलते हैं। तो वो कितना है, 108 ग्राम। यही हो गया ना, यही पुट कर दिया मैंने, इसको राउंड ऑफ कर दिया 108 ग्राम। जो मोलर मास है वो ग्राम्स में पुट होता है, जो एटॉमिक मास है वो एएमयूज में पुट होता है, यू में। ओके, उसके बाद ए क्यूब, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 408.6 पिकोमीटर। तो ए की वैल्यू दे रखी है 408.6 पिकोमीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 408.6 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। ये वैल्यू पुट कर दो, क्या बन गई, 408.6 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर क्यूब इंटू एन ए। एन ए की वैल्यू कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये बन गई। इसको सॉल्व करो, 4 इंटू 108 डिवाइड बाय 408.6 का क्यूब इंटू 10⁻10 का क्यूब कितना बनेगा, 10⁻30 -30 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, अब जो है इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कैसे करें, करा जाए, कैसे करा जाए। ठीक, इसको ऐसे नहीं लिखते, ये थोड़ा गलती से मेरे को लगता है ऐसे नहीं लिखना चाहिए। इसको ना साइंटिफिक नोटेशन में लेके आओ, उसको लिख सकते हैं 4.086 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये यूनिट भी लिखना छोड़ो, हमें पता है आंसर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आना है, तो इसलिए यूनिट लिखना छोड़ रहा हूँ अभी मैं। इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, तो इसलिए अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 4 इंटू 108, बाद में करते हैं, डिवाइड बाय, इसको राउंड ऑफ करके 4 ही ले लेते हैं, मैं राउंडिंग ऑफ कर रहा हूँ सो दैट जल्दी से आंसर निकल आए। 4 इंटू 10⁻8 क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको क्यूब्स को सॉल्व करो, 4 इंटू 108 डिवाइड बाय 4 का क्यूब कितना होता है, 64, और 10⁻8 का क्यूब कितना होगा, दिस विल बी 10⁻24। ओके, क्लियर, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आपके पास बना। ओके, तो आपका सॉल्व करने के बाद ये बन जाएगा। ठीक, इसको फर्दर मैं सॉल्व करना इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि बच्चों को यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ खुद अपने हाथ से। तो इसको कटिंग वटिंग करो, कितना होता है यहाँ पे 16, और ये 16 के टेबल पे आता है ना, आता ही है मेरे ख्याल से। ये बना, पहले 4 से काटते हैं, ये 4 और ये 2 7, नहीं, नहीं जाएगा। ठीक, तो ये बनेगा 27 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 6.022 इंटू, इन दोनों को सॉल्व करके बन जाएगा 1/10⁻⁻1। तो ये 10⁻⁻1 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 10। 27 डिवाइड बाय 4 इंटू 6.022
तो ये आ गया, इसको सॉल्व कर लेना। अब इसको तो कर लोगे ना इजीली सॉल्व, दैट्स इट, दैट विल बी योर आंसर। और आंसर आएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। और यहाँ पे कोई मेंशन थोड़ी ना कर रखा किसमें निकालना है, तो वो आपकी मर्जी है, यूनिट कोई भी अडॉप्ट करो। जनरली डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही शो करते हैं, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ दिस टॉपिक। सोडियम हैज बीसीसी स्ट्रक्चर, सोडियम का बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, बॉडी सेंटर्ड। इसके लिए z इक्वल टू कितना होगा, 2। विद नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दिस, d की वैल्यू दे रखी है कितनी, 365.9 पिकोमीटर। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, रो निकालना है। बट रो के फॉर्मूले में जब इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम, तो रो के फॉर्मूले में तो हमारे पास a चाहिए होता है, तो d से a निकालना पड़ेगा पहले। तो रिलेशन बिटवीन d एंड a इन बीसीसी, बीसीसी के केस में d और a के बीच में रिलेशन क्या था, जो आपका √3a है, जो कि बॉडी डायगोनल होता है, दैट इज इक्वल टू 2d। तो यहाँ से d और a का रिलेशन क्या बनता था, याद है, √3, अभी गया पिछले लेक्चर में, अभी इसी लेक्चर में किया, √3/2a बस। और a की वैल्यू निकालनी है, वो कितनी बनेगी, 2/√3 इंटू डी। ठीक, तो अब आप वैल्यू पुट कर दो, डी की वैल्यू कितनी है, 365.9 पिकोमीटर। तो इसको सॉल्व करना, वहां से ए निकाल लेना, ए की वैल्यू आ जाएगी पिकोमीटर में, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, क्लियर। तो बस ए की वैल्यू आ चुकी है, उसको पुट करना है। एम की वैल्यू तो दे ही रखी है, सोडियम की 23 आना है सोडियम के लिए एम। ठीक है, जेड की वैल्यू, जेड इक्वल टू 2 है, और बस एन ए जो है वो एवोगाड्रो नंबर है, वो पुट कर दो, खत्म बात। तो ये भी अब सॉल्व हो जाएगा। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा ये ट्रिक दिया हुआ है, ए डायरेक्टली ना देके इनडायरेक्टली दिया हुआ है। चलो, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गोल्ड, इसका रेडियस दे रखा है गोल्ड का, आर दे रखा है कितना, 0.144 पिकोमीटर, और उसका एटॉमिक मास, बट हमें तो ग्राम मोलर मास चाहिए, तो इसलिए मैं इसको सीधा ग्राम मोलर मास में लिख रहा हूँ, इतना दिया हुआ है। क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी, एफसीसी दे रखा है, तो जेड की वैल्यू कितनी है, 2 नहीं 4। डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ गोल्ड, आपको रो चाहिए, रो निकालने के लिए फिर देख लो कि क्या क्या चाहिए होता है। रो निकालने के लिए जेड चाहिए होता है, एम चाहिए होता है, ए क्यूब चाहिए होता है, इनटू एन ए चाहिए होता है। मतलब ए तो आपको दिया ही नहीं है, अब क्या करें, ए की वैल्यू आप आर की हेल्प से निकाल सकते हो। ठीक, कैसे निकाल सकते हैं ए की वैल्यू आर की हेल्प से, याद करो, एफसीसी के केस में ए और आर का रिलेशन क्या था, एफसीसी के केस में 4r इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल, दैट इज √2a आता है। ठीक, एफसीसी के केस में ये जो आपका बॉडी डायगोनल, सॉरी फेस डायगोनल, ये जो फेस डायगोनल की वैल्यू आती है ये वाली एफसीसी में, यहाँ पे जैसे एटम होते हैं, इसकी वैल्यू अगर ए के टर्म में देखें वो होती है √2a। अगर इसकी वैल्यू आर के टर्म में देखें, ठीक, जैसे ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है, आर के टर्म में देखें तो मैंने क्या बोला था, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर। ठीक, तो ये 4 बार आता है, तो ये रिलेशन है एफसीसी के लिए। ओके, तो ये रिलेशन इंप्लीमेंट करना है आपने, बस ए और आर का रिलेशन आपको पता लग गया, खत्म कहानी यहाँ भी। ठीक, तो क्या बनेगा, ए यहाँ से ए आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 4r/√2, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2√2r। तो आर की वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है यहाँ पे 0.144 पिकोमीटर, सॉरी 0.144 पिकोमीटर, हाँ 0.144 पिकोमीटर है। 2 × √2 × 0.144 पिकोमीटर, ये वैल्यू पुट कर दी। बस उसके बाद जो भी ए की वैल्यू आ जाएगी उसको सेंटीमीटर में निकाल के इसमें पुट कर देना, बाकी जो जो जहां जहां पुट होना है वो करके। ओहो नहीं, यहाँ पे नैनोमीटर में है, ये नैनोमीटर है। नैनोमीटर और सेंटीमीटर के बीच में क्या रिलेशन होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ओके, अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता लगेगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹, सॉरी उल्टा बोल दिया, वेट, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। अब इन दोनों को रिलेशन को आप यूज करके नैनोमीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन निकालो, तो खुद ब खुद पता लग जाएगा क्या बनना है। ओके, तो ये नैनोमीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन होता है, जो भी वैल्यू आ जाएगी उसको सेंटीमीटर में तो आपने कन्वर्ट करना ही करना है एक ही।
तभी आपकी जो डेंसिटी है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद योर डेंसिटी कम्स आउट टू बी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स इट। बाकी तो आपको सॉल्व वैल्यूज ही पुट करनी है, वो अब मैं नहीं करूंगा, वो आपका काम है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ती हैं। अगला क्वेश्चन है सीजियम क्लोराइड हैज क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब इसमें इन्होंने कुछ नहीं दे रखा कि कौन सा स्ट्रक्चर, बट हमें मैंने आपको बोला था ना सीजियम क्लोराइड का याद कर लेना कि कौन सा स्ट्रक्चर होता है। सीजियम क्लोराइड का होता है बीसीसी, जिसमें सीजियम प्लस आयन जो होता है दैट इज एट बॉडी सेंटर, ये बॉडी सेंटर के ऊपर होता है। तभी तो कल वाले लेक्चर में करवाए थे मैंने कुछ एक आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर। और जो क्लोराइड आयन है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल क्लोराइड आयन भी वन ही होता है एक बीसीसी में, और एक होता है सीजियम आयन। टोटल होते दो ही है ना बीसीसी में, बट बीसीसी में से सीजियम क्लोराइड के केस में बॉडी सेंटर में सीजियम प्लस आयन होता है, उसका एक एटम होता है टोटल एक यूनिट सेल में, और क्लोराइड का भी एक ही यूनिट सेल होता है एक यूनिट सेल में, एक ही एटम होता है एक यूनिट सेल में। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी दे रखी है, रो की वैल्यू दे रखी है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सीजियम प्लस आयन एंड क्लोराइड आयन, तो इन्होंने डी पूछा है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे डी निकालना है। डी निकालने के लिए आपको पहले ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, ए से डी निकलेगा क्योंकि ए और डी का रिलेशन होगा। चलो अब ये शुरू करते हैं हम। अब रो की वैल्यू, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम इंटू ए क्यूब इंटू एन नॉट। बट यहाँ पे जेड क्या लें, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो एक सीजियम प्लस आयन है एक क्लोराइड आयन है। यहाँ पे तो हम सिंपल, ये जितने भी पीछे सॉलिड हमने पढ़े जिनका अभी तक सॉल्व किया, इनके केस में सिंगल एटम से बना है वो यूनिट सेल। इसके केस में वो यूनिट सेल सिंगल एटम से नहीं बना, उसमें सीजियम प्लस आयन भी है क्लोराइड आयन भी है। ठीक, तो यूनिट सेल में, यूनिट सेल हैज यूनिट्स ऑफ सीजियम क्लोराइड। यूनिट सेल में कितने सीजियम क्लोराइड के यूनिट होते हैं, एक, क्योंकि एक सीजियम प्लस आयन और एक क्लोराइड आयन, तो टोटल कितने यूनिट्स होते हैं सीजियम क्लो, एक यूनिट सेल में सीजियम क्लोराइड के कितने यूनिट सेल होते हैं, कितने यूनिट्स होते हैं सीजियम और क्लोराइड के, एक। यूनिट का मतलब एक सीजियम प्लस आयन एक क्लोराइड आयन, इसको बोलते हैं कलेक्टिवली वन यूनिट ऑफ दिस आयनिक कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पे Z की वैल्यू आप वन पुट करोगे ये। ओके, तो M की वैल्यू क्या पुट करेंगे, M की वैल्यू पुट करेंगे मोलर मास ऑफ बोथ, दोनों को ऐड करने के बाद। तो M कम्स आउट टू बी मास ऑफ सीजियम प्लस मास ऑफ क्लोरीन। सीजियम का मास कितना होता है यहाँ पे गिवन गिवन है 133, और क्लोराइड का मास कितना होता है 35.5, तो ये बन जाएगा 168.5 ग्राम। ये आपके पास मोलर मास है किसका, सीजियम क्लोराइड के आयनिक कंपाउंड का। ओके, ये वाला मोलर मास यूज करना है इसके केस में। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लो। और Z की वैल्यू वन पुट करोगे क्योंकि आपने नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पुट करने हैं, यूनिट सेल में कितने हैं। ओके, तो Z विल बी वन। ओके, तो रो इज इक्वल टू Z1। M कितना है आपके पास, मोलर मास 168.5 डिवाइड बाय ए नॉट। ए नॉट की वैल्यू तो आपने निकालनी है। एन नॉट की, एन नॉट की नहीं, एन नॉट नहीं, एन ए की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, रो, रो की वैल्यू कितनी है, डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है 3.99 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रो की वैल्यू 4 ही पुट कर देंगे हम, 4 इक्वल टू 1 इंटू 168.5 डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, ये बना आपके पास, नया पेज ऐड करना पड़ेगा। तो दिस इज सॉल्व्ड टिल दिस पॉइंट, तो ये आपके पास आ गया। अब ए नॉट निकालना है, ए नॉट का क्यूब, ए क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा, उसके लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा 168.5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, इसको सॉल्व करना। अब आप बोलोगे कि सर हम कैसे क्यूब को सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें लॉग यूज करना पड़ेगा। बट लॉग यूज करने से पहले पहले इसको तो सॉल्व करो। ठीक है, ये तो सॉल्विंग आपके हाथ में ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हालांकि कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ इसको डिवाइड करके। 168.5 डिवाइडेड बाय, किससे करना है, 4 डिवाइडेड बाय 6.022, ये बन गया 7, अप्रोक्सीमेटली 7। ए क्यूब कम्स आउट टू बी 7.0 इंटू 10⁻23। ए क्यूब की वैल्यू ये आ गई है। ठीक, 10 को की पावर ऐसे कर दो जिसका परफेक्ट क्यूब अवेलेबल है हमारे पास, वो 10 की पावर -24 कर दें, क्योंकि उसका क्यूब रूट, सॉरी क्यूब रूट, जिसका परफेक्ट क्यूब रूट अवेलेबल है हमारे पास। ठीक,
तो 10 की पावर -24 का क्यूब रूट क्या होगा? क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। ठीक, तो क्यूब रूट कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 की पावर -8, है ना। क्यूब रूट तो इसका ये बनेगा। तो इसको 10 की पावर -24 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 70 इंटू 10 की पावर -24 लिखना पड़ेगा। अब क्यूब रूटिंग बोथ साइड आना है, क्यूब रूटिंग बोथ साइड क्या बन जाएगा? इधर बन जाएगा ए क्यूब, 70 का क्यूब रूट निकालना है, 70 रेस्ट पावर 1/3 की वैल्यू निकालनी है, इंटू 10 रेस्ट पावर -24 की पावर 1/3 करेंगे तो क्या होगा? वो तो आपको पता ही है, अभी हमने किया 10 की पावर -8, ये बन जाएगा। ठीक, अब आप बोलोगे सर इसका क्यूब रूट निकालो, फिर माने। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए मेरे पास एकमात्र सहारा किसका है? लॉग का। मैं उसके सहारे जा रहा हूँ। ठीक, तो आप इसको मान लो एक्स इक्वल टू कितना है? 70 रेज टू पावर 1/3। ओके, आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लो। लॉग निकालना आपको सिखाया हुआ है, अदरवाइज मैंने आज एक वीडियो बनानी है लॉग की, उसको देख लेना बाद में आफ्टर लेक्चर। तो ये बन जाएगा आपका log x इक्वल टू 1/3 log 70। ओके, और log ऑफ 70 कितना होगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। log 70 का मतलब log 7 प्लस log 10। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको क्या लिख दिया, मेरे को लगता है थोड़ा स्किप कर गया मैं, आपको नहीं समझ लगा ये पॉइंट। log 70 को log 7 इंटू 10 लिख लें, और आइडेंटिटी होती है ना log m इंटू log n इज इक्वल टू log m प्लस log n। ओके, तो ये हो गया। और log ऑफ 7 कितना होता है? ये तो आपको क्रैम करने को बोला था, पॉइंट मुमताज जल्दी बोल। log 7 0.854 845, 4 उल्टा बोली जा रहा है। log ऑफ 10 1, तो ये आ गया आपके पास 1.845 डिवाइड बाई 3, 0.6। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 0.615। ये आ गया log x का आंसर, बट आपको तो x का आंसर चाहिए। अब कैसे निकलेगा? अब इसको दोबारा log के टर्म में लेके जाना है। 0.615 किसका लॉग होता है वो निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, मैंने आपको लॉग याद करने को बोले थे, क्यों? कौन कौन से? log 1 की वैल्यू 0, log 3 की वैल्यू पॉइंट log 2 की वैल्यू 0.301, log 3 की वैल्यू 0.477, log 5 की वैल्यू 0.698, और log ये कौन सा बचा? log 7 की वैल्यू 0.845। ओके, यहाँ पे 0.615 है, तो log यहाँ पे है कहीं पे। ठीक है, मतलब log 3 और log 5 के बीच में मतलब क्या होगा? log 4 की वैल्यू कैसे निकलेगी? log 4 मीन्स log 2 रेस्ट पावर 2, 2 इंटू log 2। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है? log 2 की वैल्यू होती है 0.301, 0.602। 0.602 जो होता है वो log 4 का होता है। यहाँ पे इस साइड भी log बनेगा तब कटेगा log से log, पर यहाँ पे 0.615 है, और हमें पता लग गया कि 0.602 किसका log होता है? log 4। तो मैं इसको ये मान लू log x इज इक्वल टू log 4.1। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन चलेगी थोड़ी सी, ये मैंने इसको log 4.1 लिख दिया अप्रोक्सीमेटली। तो अब log से log कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4.1। ओके, x की वैल्यू आ गई 4.1, और x क्या था? 70 का क्यूब रूट। तो अब निकल गया। ठीक, अगर इसको आपने वेरीफाई करना है ना, तो वेरीफाई करने का एक तरीका पता क्या है? कि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई क्यूब रूट की नहीं, तो इसका क्यूब करके देख लो। अगर 4.1 का क्यूब जो है वो 70 के नियर बाय आ रहा है, इट मीन आपने सही किया है, बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, और नियर बाय आ रहा है, इसका आंसर 69 बन रहा है। 4.1 का क्यूब रूट जो होता है, क्यूब रूट नहीं सॉरी, क्यूब जो होता है वो 69 बन रहा है। तो इट मीन ये जो मैंने किया ना, एक्स की वैल्यू जो निकाली वो सही निकाली है। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ पे? एक्स की वैल्यू आ गई 4.1, 4.1 2 के अराउंड लिख देते हैं, इंटू 10⁻⁸। और ए की वैल्यू किस में आई होगी? सेंटीमीटर में आई होगी। क्यों सेंटीमीटर में आई होगी? आपने डेंसिटी का यूनिट सेंटीमीटर वाला लेके चले हो ना, इसमें अगर लेंथ सेंटीमीटर में है तो आपका आंसर भी सेंटीमीटर वाला ही आएगा। तो ये आपके पास आ गया आंसर ए का। फिफ्थ न्यूमेरिकल में क्या है आपके पास? एन एलिमेंट हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बीसीसी दे रखा है, मतलब z इक्वल टू 2 है। एलिमेंट दे रखा है तो मतलब प्योर फॉर्म में ही है। ओके, विद एज लेंथ
288 पिकोमीटर। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 288 पिकोमीटर। चलो मान लिया ये भी। एंड द डेंसिटी, डेंसिटी भी दे रखी है, डेंसिटी भी दे रखी है, सब कुछ तो दे रखा है। फिर हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट, तो 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट में कितने एटम प्रेजेंट होंगे ये पूछा है। तो उसमें निकालना क्या है? इसमें निकालना है एलिमेंट का मोलर मास, उसके बाद लगाना है मोल कंसेप्ट। क्योंकि एलिमेंट का मोलर मास निकल जाएगा तो आपको पता है जितना भी एलिमेंट का मोलर मास हो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसे सोडियम का 23 है अगर मैं बात करूं, तो सोडियम का अगर 23 है तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम अगर लें तो उसमें कितने पार्टिकल निकलते हैं, ठीक। तो उसके 208 में कितने निकलेंगे उसके अकॉर्डिंग निकालने हैं। तो इसमें आपने एलिमेंट का जो है वो मोलर मास निकालना है, एम निकालना है। तभी मैं बोलूं दे तो सब कुछ ही दिया, बचा क्या फिर। डेंसिटी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ए की वैल्यू भी सेंटीमीटर क्यूब में लेके जाओ, सेंटीमीटर में लेके जाओ। 288 इंटू 10⁻⁻10, ये सेंटीमीटर में बन गई 2.88 इंटू 10⁻⁸। ओके, सेंटीमीटर ये बन गई। तो बस अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाय ए नॉट क्यूब इंटू एन ए। वैल्यूज पुट कर दो। जेड की वैल्यू कितनी है 2, एम निकालना है ए नॉट 2.88 इंटू 10⁻⁸, उसका क्यूब इंटू एन ए, एन ए की वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23। और रो डेंसिटी की वैल्यू कितनी है? डेंसिटी की वैल्यू है 7.2। ओके, डेंसिटी की वैल्यू 7.2 है ना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपने वैल्यू निकाल ली, ठीक। तो एम के लिए सॉल्व करो। एम के लिए क्या बन जाएगा? 7.2 इंटू 2.88 इंटू 10⁻⁸ क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 2। तो एम के लिए सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। एम के लिए आ गया। जैसे मान लो, अब मैं इसका वैसे दे देता हूँ, एम आपने खुद ही निकालना, मैं नहीं निकालने वाला इसमें, ठीक। अब इसमें जो एम का जो आंसर मान लेते हैं 60 आ गया, ठीक। तो अगर एम, लेट एम कम्स आउट टू बी 60, ठीक है। अगर एम 60 आ गया तो इट मीन 60 ग्राम हैज नंबर ऑफ एटम्स कितने? एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसके 208 ग्राम में निकालना है ना आपने। 208 ग्राम में कितने होंगे? 208 ग्राम हैज नंबर ऑफ एटम्स 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 208। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर एटम्स। लास्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 6। ओके, तो इसके केस में आपके पास क्या है? एक्स रे डायफ्रैक्शन स्टडीज। एक्स रे डायफ्रैक्शन स्टडीज क्या होती हैं? ये सॉलिड्स, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनके लिए की जाती हैं। इन्हीं स्टडीज से हमें पता लगता है कि बीसीसी यूनिट सेल है, एफसीसी है कि सिंपल है। ओके, इन्हीं एक्सरे डायफ्रैक्शन स्टडीज से हमें पता लगता है। shows that copper crystallizes in FCC unit cell with cell edge of this। मतलब ए की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, सेंटीमीटर में दे रखी है ऊपर से, सोने पे सोगा। तो ये आ गया आपके पास। इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट कॉपर इज डिटरमिन्ड टू हैव डेंसिटी। रो की वैल्यू भी निकाल चुके हैं हम कॉपर की। डेंसिटी निकालना तो कोई मुश्किल बात होती भी नहीं है, वो निकाल चुके हैं। कितनी है? दिस। कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। वैसे तो हमें पता ही है इसका आंसर कितना है, 63.5 होता है ना ग्राम। बट आपने ऐसे निकालना है कि एटॉमिक मास क्या बनेगा। तो रो गिवन है, ए नॉट गिवन है, ओके। उसके बाद जेड भी गिवन है। जेड कितना है? एफसीसी में जेड कितना होता है? 4 एज एफसीसी। तो आपने ए नॉट नहीं, आपने एम की वैल्यू निकालनी है। वैसे आपको एम का आंसर भी पता है 63.5, बट फिर भी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया ना, तो वैसे ही आपने एम सॉल्व करके निकालना है। तो देखना है कि इस डाटा की हेल्प से जो एम आता है वो कितना आता है, वो इसके नियर बाय ही आएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।